जय हिंद दोस्तों। हिंदी भाषा की आज की क्लास में हम रूपक अलंकार का बारीकी से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद रूपक अलंकार को हमेशा याद रखने के लिए आपको कभी ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। रूपक अलंकार परिभाषा देखिए दोस्तों, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इन दो शब्दों का अर्थ आपको भली भांति पता होना चाहिए। उपमान का मतलब होता है वो प्रसिद्ध वस्तु जिसके द्वारा हम किसी भी साधारण वस्तु की तुलना करते हैं, तो प्रसिद्ध वस्तु को हम उपमान कहते हैं। और उपमेय वो साधारण यानी जो नॉर्मल वस्तु है, उस साधारण वस्तु को हम क्या कहेंगे? उपमेय के नाम से जानते हैं। तो उपमेय और उपमान का अभेद कर दिया जाता है जहाँ पर, वहाँ होता है रूपक अलंकार। और अभेद का तात्पर्य क्या होता है? भेद का मतलब आप भली भांति जानते हो, भेद यानी किसी भी चीज में अंतर होना। तो जहाँ अभेद होगा वो भेद का विलोम है। अभेद कर देने का तात्पर्य होगा कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों को एक ही बताया जाता है। संसार की सबसे वैज्ञानिक भाषा हिंदी है, और जो टॉपिक का नाम होता है उससे भली भांति पता चल जाता है कि उस टॉपिक के अंतर्गत हम किस विषय वस्तु का अध्ययन करने वाले हैं। तो रूपक अलंकार, रूपक यानी कि उसका रूप आ जाना। तो परिभाषा को अब अच्छे से समझते हुए देखिए। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ होता है रूपक अलंकार। तो रूपक का मतलब रूप चढ़ा देना। तो किसके ऊपर? उपमेय के ऊपर उपमान का रूप चढ़ा दिया गया है, यानी दोनों में अभेद कर दिया गया है, यानी दोनों में कोई अंतर ही नहीं बताया गया है, दोनों को एक ही मान बताया गया है। और जहां उपमेय और उपमान को एक बताया जाएगा वहां रूपक अलंकार होगा, क्योंकि एक तब बताया जाता है जब दोनों में कोई अंतर न हो, दोनों में भेद न हो। एग्जाम में अधिकतर यही पूछा जाता है, परिभाषा की भी पूछ सकते हैं। उपमेय और उपमान में अभेद कहाँ किया जाता है? रूपक अलंकार में। उपमेय पर उपमान का रूप आरोपित कहाँ किया जाता है? रूपक अलंकार में। तो रूपक अलंकार जहां उपमेय पर उपमान का रूप आरोपित कर दिया जाए, उपमेय और उपमान में अभेद कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। दोस्तों, उदाहरणों को देखिए। मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं। तो चंद्र खिलौना, अगर वो बालक कहता कि मैया मुझे चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए, चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए, तो समानता बताता, तुलना करता, तो वो उपमा अलंकार होता। लेकिन रूपक अलंकार में जो खिलौना है उस खिलौने में चंद्रमा का रूप बताया गया है, यानी बालक कहता है मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना ही चाहिए। तो रूप आ गया, चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए। तो चंद्रमा जैसा नहीं, वैसा खिलौना जिसमें चंद्रमा का रूप आ गया हो, यानी खिलौना और चंद्रमा में क्या कर दिया है? अभेद। और जो खिलौना है उसमें चंद्रमा का रूप आरोपित कर दिया गया है, रूप चढ़ा दिया गया है, दोनों को एक बता दिया गया है, दोनों में अभेद कर दिया गया है। तो मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, योजक चिन्ह दिखाया। दूसरे उदाहरण में जानबूझ के हमने नहीं दिखाया, चंद्रमुखी में भी योजक चिन्ह आता है। तो बहुत सी बार हो सकता है ना आए, तो आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये बताया है। और भी आगे मैं सरल तरीके से इसको स्पष्ट करूंगा। तो दूसरा उदाहरण देखिए। तुम चंद्रमुखी हो, चंद्रमा और मुख में अभेद कर दिया गया है। अभेद यानी मुख और चंद्रमा को एक ही बताया गया है। तुम चंद्रमुखी हो कहने का तात्पर्य, तो तुम्हारा मुख है वो चंद्रमा रूपी है। चंद्रमा रूपी, चंद्रमा के समान नहीं बताया है, यानी रूप आ जाने के कारण रूपक अलंकार। तुम चंद्रमुखी हो, तुम्हारा मुख चंद्रमा रूपी है। चंद्रमा और मुख में अभेद कर दिया गया है, यानी जो मुख है उसके ऊपर चंद्रमा का रूप चढ़ा दिया गया, चंद्रमा का रूप चढ़ा दिया यानी रूप आरोपित कर दिया। और जहाँ रूप आरोपित होगा वहाँ होगा रूपक अलंकार। इसको और सरल से सरल तरीके से देख लिए दोस्तों। तो यहाँ पर मैं 3 अलग अलग रूपों में परिभाषा को स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। पहला देखिए दोस्तों, रूपक अलंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का रूप आरोपित कर दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन के अंतर्गत ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रूप आरोपित किस में होता है? रूपक अलंकार में। उपमेय यानी साधारण वस्तु में, उपमान यानी उस प्रसिद्ध वस्तु का रूप चढ़ा दिया जाता है, रूप आरोपित कर दिया जाता है। तो रूपक अलंकार टिक करके आना है। रूपक अलंकार में तुलना नहीं की जाती, बल्कि
उपमेय और उपमान दोनों को एक ही बताया जाता है। भाई अभेद कर दिया गया, रूप चढ़ा दिया, रूप जब चढ़ गया उस पे तो वो उसके जैसा ही तो नजर आएगा, वैसा ही नजर आएगा, वो एक जैसा एक समान यानी एक ही बताया जाएगा। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान को एक ही बताया जाता है। तीसरी बात देखिए, उपमान और उपमेय में अभेद कर दिया जाता है, कोई अंतर ही नहीं रहता। तो रूप तभी चढ़ेगा जब दोनों में कोई अंतर ना हो, उसके एक ही तब बताया जाएगा जब दोनों में भेद ही ना होगा, तभी तो एक होगा। उपमेय और उपमान में अधिकतर योजक चिन्ह आता है, न भी आए तभी आपको एक विशेष बात ध्यान में रखनी है, उपमान और उपमेय बिल्कुल नज़दीक आते हैं। आगे मैं कुछ उदाहरणों से इस चीज़ को और स्पष्ट कर दूंगा। उपमान और उपमेय बिल्कुल पास पास नज़दीक नज़र आते हैं, और तभी जब उसमें कोई चीज़ चिन्ह नज़र ही नहीं आएगा तभी तो उसमें अभेद होगा। और इस चीज़ को दिखाने के लिए कभी कभी योजक चिन्ह हो भी सकता है, न भी हो, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और सरल तरीके से दो उदाहरण बड़े प्रसिद्ध हमने लिए हैं रूपक अलंकार। कला देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। एक एक पंक्तियों को स्पष्ट कर देता हूँ। ये बड़ा ही प्रसिद्ध समय के दृश्य का वर्णन है, जब भगवान श्री राम और माता जानकी के जो स्वयंवर का दृश्य है, जिसमें भगवान श्री राम धनुष को तोड़ते हैं, उस दृश्य को दिखाया गया है कि जब कोई राजा महाराजा धनुष को नहीं तोड़ पाए और श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए जब मंच पर रखे हुए धनुष के पास जाते हैं, तो वो धनुष के पास खड़े हुए भगवान श्री राम किस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है, उस दृश्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है कि उदित उदयगिरी मंच पर, यानी वो जो मंच है वो उदयगिरी पर्वत के समान लग रहा है, मंच उदयगिरी पर्वत के समान। और वहाँ रघुवर यानी श्री राम किसके समान? बाल पतंग, पतंग यानी सूर्य, तो बाल सूर्य यानी प्रातःकाल के सूर्य को बाल सूर्य कहते हैं, और दिन के सूर्य को क्या कहते हैं? रौद्र रूप वाला, और शाम वाले को क्या कहते हैं? वृद्ध सूर्य। तो उदयगिरी पर्वत से सूर्य जब प्रातःकाल का निकलता है बड़ा ही मनोहारी लगता है, तो उदयगिरी मंच को उदयगिरी पर्वत के समान और उस मंच पर खड़े हुए भगवान श्री राम को प्रातःकाल के बाल सूर्य के समान दिखाया गया है। एक उसका रूप उसमें चढ़ा दिया गया है, एक बताया गया है। और सभी संतों को सरोज यानी कमल के समान और कमल रूपी, और जो लोचन यानी नेत्र हैं वो भृंग यानी भ्रमर रूपी बताया गया है। उनके बीच में अभेद कर दिया है। इसमें मंच को उदयाचल पर्वत, श्री राम को प्रातःकाल का बाल सूर्य, प्रातःकाल के सूर्य को ही बाल सूर्य कहते हैं, संतों को कमल और लोचनों को भ्रमर बनाया गया है या बताया गया है। जैसा नहीं बताया है, बताया गया है, बनाया गया है, यानी उसका रूप उसमें दिखाया गया है। रूपक अलंकार। दूसरा बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब ये प्रातःकाल का जो दृश्य है उसका बड़ा ही मनोहारी वर्णन है। अंबर पनघट में डुबो रही। अब अंबर जो शब्द है वो प्रसिद्ध यानी कि जो उपमान देते हैं उस प्रकार का है। पनघट, अब पनघट क्या होता है दोस्तों? पनघट जहाँ से पानी भरा जाता है, तो अंबर प्रसिद्ध और पनघट वो साधारण। तो ऐसा लग रहा है जैसे अंबर रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में डुबो रही हो। क्या? कौन डुबो रही हो? उषा यानी प्रातःकाल रूपी स्त्री। प्रातःकाल सुबह होती है, तो सुबह रूपी जो स्त्री है वो तारा रूपी घड़े को, तारा जो सुबह के समय तारे जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, डूबने लगते हैं। तो इस दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी जो स्त्री है वो तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, यानी धीरे धीरे तारे छुप रहे हैं और प्रातः यानी उषा हो रही है। तो उषा दिखाई दे रही है यानी प्रातः सुबह दिखाई दे रही है और तारे डूब रहे हैं आकाश में। तो इसी दृश्य का वर्णन किया है बड़ी ही अच्छी भाषा में। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, यानी अंबर आकाश रूपी पनघट में जो सुबह रूपी, प्रातः रूपी, उषा रूपी स्त्री है वो तारा रूपी घड़ों को डुबो रही, यानी तारे डूब रहे हैं, सुबह हो रही है, इसको बताया गया है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं
और हमारे YouTube चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो जो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।